हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। तो भाई आज हम शुरू करते हैं पाइथन के नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले इससे पहले मैंने 3 से 4 टॉपिक करा दिए हैं पहले वाली वीडियो में। तो पहले वो वीडियो जाके देख लो, फिर जाके आप ये वीडियो देख लेना ताकि आप अच्छे से टॉपिक को रिलेट कर पाओ। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए है या इसके अलावा कोई हैंडमेड नोट्स चाहिए हैं तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ से आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहाँ से आप ये सारे नोट्स को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो आज हम देख लेते हैं कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनपुट कैसे लेते हैं पाइथन में। उसके बाद हम आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, एरर क्या है और कितने टाइप की एरर होती है हमारे में, तो पाइथन में। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, चेक करेंगे, इन सबको हम डीप में स्टडी करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं हम पाइथन के इनपुट से कि भाई इनपुट कैसे लेते हैं, कौन से इन सब के लिए फंक्शन यूज़ किए जाते हैं। अब देख लेते हैं कि पाइथन में हम इनपुट कैसे लेते हैं। इनपुट लेने का क्या मतलब है। अब जैसे यहाँ देखो, मैं आपसे आपका नाम पूछ रही हूँ, टेल मी योर नेम। तो आप क्या करोगे, मेरे को मेरा नाम बताओगे। तो ये क्या है, मैंने आपसे क्या लिया, कोई इनपुट लिया। मैंने पूछा टेल मी योर नेम और आपने मेरे को रिप्लाई किया आपके नाम के साथ। तो ये जो मैं काम कर रही हूँ ये क्या है, हमारा इनपुट लेना। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया टेल मी योर नेम, तो ये मैंने इनपुट ली और यहाँ मेरा क्या होगा, कर्सर ब्लिंक करेगा। ये जो मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये यहाँ हमारा कर्सर होगा और वो क्या करेगा, ये लाइन हमारी ब्लिंक करती रहेगी कि जब तक ब्लिंक करती रहेगी, जब तक आप क्या ना कर दो, यहाँ अपना नाम ना डाल दो और तुम इनपुट ना डाल दो यहाँ। तो जैसे मेरा नाम है तनु, तो मैं यहाँ क्या डाल देती हूँ, अपना नाम डाल देती हूँ और उसी के साथ मेरा क्या है, ये इनपुट वाली प्रोसेस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। मैं यहाँ कोई भी लाइन लिखूंगी, ठीक है, और आप उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या दोगे, यहाँ इनपुट दोगे। और जब तक इनपुट नहीं दोगे तब तक ये कर्सर क्या करता रहेगा, ब्लिंक करता रहेगा। तो ऐसे कुछ मेरे को क्या बनानी है, इंटरफेस बनानी है, जहाँ मैं आपसे किसी भी इनपुट की रिक्वायर के लिए क्या डालूँ, कोई भी इंस्ट्रक्शन डाल लो और आप मेरे को क्या करो, वो फुलफिल करके दो, उसका मेरे को क्या दो, इनपुट करके दो। तो ये काम मैं कैसे करूँगी, इस काम के लिए हमारे पास क्या होता है, एक प्रॉपर फंक्शन होता है। उस फंक्शन की हेल्प से मैं क्या लेती हूँ, इनपुट लेती हूँ। अब जैसे देखो, यहाँ मैंने पूछ रखा है एंटर रोल नंबर। तो यहाँ ये क्या हुआ, यहाँ हमारा कर्सर आएगा और जब तक वो कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, जब तक मैं यहाँ क्या ना डाल दूँ, रोल नंबर ना डाल दूँ। तो यहाँ मैंने क्या डाल दिया है, हमारा रोल नंबर, और रोल नंबर हमारा क्या है, 12 है। ठीक है, तो ये इंटरफेस हमारी बनी कैसे, वो बात हम देखेंगे। तो ये इंटरफेस बनाने के लिए हमने किस चीज़ का यूज़ किया है, इनपुट फंक्शन का यूज़ किया है। तो अब हम देख लेते हैं इनपुट फंक्शन कैसे काम करते हैं। देखो, इनपुट लेने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनपुट फंक्शन का क्या यूज़ है, यूज़र से कोई भी इनपुट लेने के लिए। अब देखो यहाँ इसका सिंटेक्स क्या काम कैसे करता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, मैंने लिखा यहाँ इनपुट, ये सारे हमारे किस में होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे। उसके बाद उसके अंदर मैं क्या डालूंगी, प्रॉम्प्ट डालूंगी और साथ में ये हमारी ब्रैकेट लगेंगी। कि ये हमारी किसकी ब्रैकेट होती है, फंक्शन को शो करने के लिए ये हमारी क्या होती है, ब्रैकेट होती है। तो इनपुट क्या है, हमारा एक फंक्शन जिसके साइड में ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी, सर्कुलर ब्रैकेट लगा दी है। तो और इसके अंदर हमारा क्या है, प्रॉम्प्ट है। अब ये प्रॉम्प्ट क्या है, जो ये मैंने यहाँ लाइन लिखी है टेल मी योर नेम, तो ये हमारा यहाँ क्या है, प्रॉम्प्ट है। तो मैं क्या करूँगी, इनपुट लिखूंगी, इनपुट के अंदर मैं यहाँ प्रॉम्प्ट की जगह पे क्या लिख दूंगी, टेल मी योर नेम। और इस जो ये मैं टेल मी योर नेम है, इसको मैं किस में लिखूंगी, डबल कोट्स में लिखूंगी। तो मेरा क्या हो जाएगा, फिर ये इनपुट बन जाएगा, मतलब ये इनपुट लेने के लिए तैयार है। तो इस फंक्शन का यूज़ करके मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे बनाई है। देखो, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ इनपुट फंक्शन, उसके बाद यहाँ ये लगा दी है ब्रैकेट्स और उसके अंदर मैंने लिख दिया एंटर नेम। ठीक है, तो क्या हुआ, जो भी हमारा नाम ये इनपुट फंक्शन लेगा, उसके बाद वो जो नाम है मैं किस में स्टोर करा दूंगी, नेम में मैं उसको स्टोर करा दूंगी।
और फिर अगर मैं उस नेम को देखूंगी कि भाई हमारे नेम में क्या वैल्यू है, जैसे प्रिंट किया मैंने नेम को, तो फिर जो भी वैल्यू जो है यूज़र ने एंटर करी होगी वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब मान लो कि ये टेल मी योर नेम वाला ये हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या नाम डाल दिया, तनु डाल दिया। तनु डाला तो तनु हमारा किस में चला जाएगा, किसी वेरिएबल में, जैसे कि नेम में चला गया। अब मैं उसको प्रिंट करके देखूंगी तो क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा। इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे कि इनपुट लेने के लिए पाइथन में हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं, और उसका सिंटेक्स क्या होता है, इनपुट। इनपुट के बाद हम क्या लगाएंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या होगा, प्रॉम्प्ट होगा। और उस प्रॉम्प्ट को हम किस में लिखते हैं, कोट्स के अंदर लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो अब हम यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ एक कोड लिखा है ये वाला, साथ साथ उसका हमारे पास क्या है, आउटपुट भी है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे को ये वाली स्टेटमेंट बनानी है, ये वाली, कि मैं क्या कहूँ किसी यूज़र से कि क्या करो, रोल नंबर एंटर करो, और वो रोल नंबर एंटर करेगा जैसे कि 12, और उसके बाद मैं चेक करूँगी वो 12 हमारा किस टाइप का है। एक और बात है जो हमें नोट करनी है, वो क्या है कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो जो भी वैल्यू लेगा वो किसकी फॉर्म में होगी, हमारे स्ट्रिंग की फॉर्म में होंगी। जैसे हमारा तनु है, तो तनु हमारा किस फॉर्म में आया है, यहाँ स्ट्रिंग की फॉर्म में आया है। अगर ये जो है हमें वैल्यू किसी और फॉर्म में चाहिए, जैसे मेरे को इंटीजर टाइप में चाहिए या फ्लोट टाइप में चाहिए है, तो मैं यूज़र से इनपुट ले लूँगी और उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट कर दूँगी, इंटीजर टाइप में या फिर फ्लोट टाइप में, जिस टाइप में हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने इनपुट फंक्शन यूज़ किया। इनपुट फंक्शन में अंदर मैंने लिख दिया प्रॉम्प्ट की जगह क्या, एंटर रोल नंबर। और यहाँ जो भी रोल नंबर आएगा इनपुट फंक्शन से वो हमारा बाद में किस में चला जाएगा, ए के अंदर चले जाएगा। तो फिर क्या हो करेंगे, हम उस प्रिंट कर देंगे उस ए को। उस ए में हमारा क्या है, उस ए में हमारा रोल नंबर है। और फिर हम टाइप चेक करेंगे, टाइप क्या होता है, ये टाइप हमारा क्या है, एक फंक्शन है जिसका यूज़ किसके लिए करते हैं, हम चेक करने के लिए कि भाई जो भी हमारा वेरिएबल है उसका क्या डेटा टाइप है। तो हमने क्या किया, टाइप के अंदर ए डाला, ए में जो भी वैल्यू होगी ये उसका डेटा टाइप बताएगा कि वो इंटीजर है या फिर क्या है, फ्लोट है। तो अब देख लेते हैं, पहले हमने क्या किया, इनपुट में क्या डाल दिया, एंटर योर रोल नंबर। तो जैसे ही मैंने यहाँ लिखा एंटर योर रोल नंबर, यहाँ कर्सर ब्लिंक करेगा, फिर कोई जो है यूज़र यहाँ अपनी वैल्यू डाल देगा। तो रोल नंबर कितना डाल दिया, 12 डाल दिया। तो मतलब ए में हमारा क्या चला गया था, 12। और हमने फिर बाद में प्रिंट क्या कर दिया, ए को। जैसे ही ए को प्रिंट किया तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या आ गई, 12 प्रिंट हो गई। कहाँ प्रिंट हुई है हमारी 12 वैल्यू, ये वाली यहाँ। ठीक है। अब ये इस स्टेटमेंट का आंसर है हमारा ये वाला। सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट ए का आंसर है हमारा ये वाला। अब टाइप ए का आंसर हमारा क्या होगा, ये। अगर ये भी कोई भी स्टेटमेंट आती है ऐसे, यहाँ से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भाई जो ये टाइप स्टेटमेंट है इसका आउटपुट हमारा कैसे आता है, ऐसे करके। ऐसे सेम सेम आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से एक चूज करना होगा। तो क्या करते हैं, हमारा जब भी हम टाइप फंक्शन लगाते हैं, किसी भी वेरिएबल का हम टाइप चेक करते हैं, तो उसका आउटपुट कैसे आता है हमारा, ये वैल्यू हमारी ब्रैकेट यूज होती है, उसके अंदर हमारा क्लास लिखा होता है, और उसके बाद हमारा क्या है, ये उसका जो डेटा टाइप है वो लिखा होगा। अब मैंने क्या किया, इसका डेटा टाइप चेक किया, डेटा टाइप इसका क्या है, स्ट्रिंग है। ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगा क्योंकि मैंने बताया कि जितनी भी जो इनपुट फंक्शन हमारी इनपुट लेगा वो सारी किस में होंगी, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होंगी। देखो वैसे तो ये 12 क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है, इनपुट फंक्शन है, वो वैल्यू किसकी फॉर्म में लेता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है। तो इस 12 का डेटा टाइप यहाँ क्या है, स्ट्रिंग है। अगर मेरे को इसको इंटीजर में चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ ऐसे एक और ब्रैकेट लगा दूंगी, और यहाँ इसके पहले क्या लिख दूंगी, इंट। यहाँ यहाँ मैं लिखूंगी इंट, जिससे ये इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ मैं इससे ब्रैकेट के बाहर मैं क्या लिख दूंगी, इंट लिख दूंगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैसे डायरेक्ट मैं इंटीजर भी वैल्यू या डायरेक्ट फ्लोट वैल्यू नहीं ले सकती। हमारे इसमें वैल्यू कैसी आती है, इसमें वैल्यू आती है हमारी स्ट्रिंग टाइप की। तो होप सो आपको ये क्लियर होगा। इनपुट फंक्शन में सिर्फ इतनी ही 3-4 बातें हैं। एक तो इसका सिंटेक्स आपको याद रखना है, और यहाँ ये प्रॉम्प्ट की जगह हम जो भी वैल्यू डालते हैं वो वैल्यू आप डालोगे। दूसरा, ये वैल्यू किसकी फॉर्म में लेता है, स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है। अगर किसी और फॉर्म में हमें चाहिए है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा।
अब हम देख लेते हैं कि हम आउटपुट कैसे शो करते हैं। आउटपुट शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं पाइथन में, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब देखेंगे प्रिंट फंक्शन क्या होता है, क्या उसका सिंटैक्स होता है और कैसे कैसे वो काम करता है। तो प्रिंट फंक्शन का हमारे पास सिंटैक्स जो होता है वो है प्रिंट, और उसके अंदर उसके बाद हम लिखेंगे ये सर्कुलर ब्रैकेट, और इसके अंदर हमारी क्या होंगी वैल्यू, जो वैल्यू हमें क्या करनी है प्रिंट करनी है। उसके बाद ये हमारे पास दो ये चीज़ें होती हैं, एक होती है सेपरेटर, एक होता है एंड। दोनों चीज़ें हमारी क्या होती हैं, ऑप्शनल होती है, इनको हम लगाएं या ना लगाएं ये हमारी मर्जी है, लेकिन ये चीज़ें क्या है इनका आपको पता होना चाहिए। अब जैसे देखो मेरे को दो वैल्यू प्रिंट करनी है, ए बी, और उसके वैल्यू है एक और ले लेते हैं सी। तीन वैल्यू मैंने ले ली है। अब ये तीनों वैल्यू मेरे को क्या करनी है, प्रिंट करनी है। अगर मेरे को ये तीनों वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ प्रिंट मैंने लिखा, यहाँ मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद ये मैंने यहाँ वैल्यू ले ली, वैल्यू में क्या डाल दिया मैंने, ए लिखा, बी लिखा और सी लिखा। उसके बाद कोमा लगा के मैं सेपरेटर लिख दूंगी, कोमा लगा के फिर मैं एंड वैल्यू लिख दूंगी। तो अब इनका मतलब क्या है, अब देखो मैंने ये तीनों वैल्यू यहाँ लिख दी। अब तीनों वैल्यू के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस दिख रहा होगा, या तो मैं यहाँ स्पेस लगा दूँ इनके बीच में, या मैं यहाँ कोमा लगा दूँ। तो इन जो मैं इनके बीच में स्पेस लगा रही हूँ या कोमा लगा रही हूँ, इनको सेपरेट करने के लिए तीनों वैल्यू को, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं यहाँ सेपरेटर बोलेंगे। आपको शायद ये बात समझ आ गई होगी कि सेपरेटर क्या होता है। इन तीनों वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सेपरेटर बोलते हैं। तो वैल्यू की जगह पे हम वैल्यू डालेंगे और सेपरेटर की जगह पे हम क्या डालेंगे, सेपरेटर डाल देंगे जिसका हमें यूज़ करना है। चाहे वो सेपरेटर कोमा हो सकता है, सेपरेटर की जगह पे कोई स्पेस हो सकता है, कुछ भी हम सेपरेटर की जगह पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी। एग्जांपल की हेल्प से 3 से 4 जो सेपरेटर हमारे कौन से होते हैं, कैसे कैसे सेपरेटर लगते हैं हमारे, वो चीज़ हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं एंड। एंड क्या होता है, अब देखो, अब जैसे क्या लिखा मैंने, ए लिखा, ए के बाद बी लिखा, बी के बाद सी लिखा। अब तुम देख रहे हो ये तीनों चीज़ें हमारी सीरीज में आ रही हैं, ये पैरेलल में क्यों नहीं आई, कि भाई ए के नीचे तो आ गया बी आ गया, उसके बाद हमारा क्या आ गया, सी आ गया, और उसके बाद हमारा क्या है, ख़त्म। यहाँ उसके बाद कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब ये वैल्यू हमारी ऐसे प्रिंट क्यों नहीं हुई भाई, ऐसे, ये ऐसे क्यों प्रिंट हुई है, ये चीज़ हमारी कौन डिसाइड करेगा, एंड डिसाइड करेगा, कि भाई ए के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे इससे नेक्स्ट आएगी, इससे नीचे आएगी, कैसे वो वैल्यू आएगी वो चीज़ हमारी कौन डिसाइड करेगा, एंड डिसाइड करेगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ मैंने एंड में क्या डाल दिया, स्पेस डाल दिया, तो इन वैल्यू के बीच में यहाँ क्या आया हुआ है, स्पेस आ गया। अगर मैं यहाँ क्या डाल दूँ, नेक्स्ट लाइन डाल दूँ, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन में चीज़ें आएंगी। अगर यहाँ मैं डबल स्पेस डाल दूँ तो इन वैल्यू के बीच में हमारा क्या आ जाएगा, डबल स्पेस आ जाएगा। तो वो चीज़ हमारी कौन डिसाइड करती है, एंड वैल्यू डिसाइड करती है। अब हम यहाँ देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, पहले सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई हमारी डिफरेंट टाइप से हम एंड वैल्यू कैसे यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप से हम सेपरेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखो पहले हमने लिखा यहाँ प्रिंट फंक्शन, प्रिंट में मैंने सिंपली एक वैल्यू प्रिंट करा दी, मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिखी कोट्स के अंदर। क्यों लिखी कोट्स के अंदर, क्योंकि ये क्या है, हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। और उसके बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल मैंने एक्स में एक्स लिया, एक्स में क्या डाल दिया, 5 डाल दिया, और फिर मैं यहाँ वेरिएबल को प्रिंट कर रही हूँ। एक बात नोट करोगे, जब हम डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे हैं तो उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं या फिर सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, लेकिन अगर हम किसी वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो सिर्फ डायरेक्ट हम वेरिएबल लिखेंगे, उसके अंदर उसके ऊपर कोट्स वगैरह नहीं लगाएंगे। तो यहाँ तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी प्रिंट फंक्शन के अंदर, और यहाँ मैंने वेरिएबल डाल दिया, तो ये क्या करेगा, अगर हमने कोट्स नहीं लगाई है तो ये समझ जाएगा कि ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो मेरे को प्रिंट करनी है। तो ये पहले यहाँ क्या करेगा, देखो पहले हमारा प्रिंट फंक्शन है, यहाँ देखा इसने कि भाई डबल कोट्स में है, तो ये डायरेक्ट इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा क्योंकि इसको पता है ये ही वैल्यू है। ठीक है, ये इसको वेरिएबल कंसिडर नहीं करेगा, ये इसे डायरेक्ट इसको समझ जाएगा कि यही वैल्यू है जो मेरे को प्रिंट करनी है। तो ये डायरेक्ट क्या कर देगा, यहाँ हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेकिन
अब जैसे यहाँ प्रिंट किया, यहाँ मैंने इस x के ऊपर कोई कोट्स नहीं लगाई, तो ये अब समझ गया है कि ये क्या है, एक वेरिएबल है। मेरे को ये x प्रिंट नहीं करता, इस नहीं करना, इसके अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट करनी है मेरे को। अब इसके अंदर वैल्यू क्या है, इसके अंदर वैल्यू है 5, तो ये क्या प्रिंट करेगा हमारे लिए, 5 प्रिंट हमें करके देगा। ठीक है, होप सो समझ आ गया होगा कि भाई क्या है, अगर कोट्स के अंदर है तो वो डायरेक्ट प्रिंट होगी, अगर कोट्स के अंदर नहीं है तो वो है एक वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। अब यहाँ हम देख लेते हैं। अब जैसे ये है सेपरेटर और एंड के हमारे पास एग्जाम्पल है। पहली वाली स्टेटमेंट है ये वाले, इसमें हमने क्या लिया, प्रिंट लिया। प्रिंट के अंदर हमने 3 चीज़ें प्रिंट की है, जैसे ए, बी और सी। अब ए बी सी मैंने कोट्स के अंदर लिखी है, तो ये समझ गया है कि ये क्या है, हमारे डायरेक्ट वैल्यू है, ना कि ये क्या है, वेरिएबल। तो ये डायरेक्ट ए बी और सी को प्रिंट कर देगा। ठीक है, और ए बी सी को यहाँ डायरेक्ट क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो जब ए बी सी इन्होंने डायरेक्ट प्रिंट किया तो ए आ गया, ए के बाद स्पेस, फिर बी, बी के बाद स्पेस, और फिर क्या आ गया, सी आ गया। अब इनके बीच में तो स्पेस है, लेकिन हमने तो सेपरेटर दिया ही नहीं, यहाँ सेपरेटर तो हमने मेंशन किया ही नहीं, फिर भी इनके बीच में स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होता है, स्पेस होता है। ये पॉइंट क्या है, हमें नोट करना है, क्या, कि डिफ़ॉल्ट सेपरेटर हमारे पास क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये चीज़ें हमारी यहाँ लगी हुई हैं, ए बी सी जो हमारी प्रिंट होंगी। उसके बाद मैंने सेपरेटर डाल दिया, सेपरेटर मैंने क्या डाला, कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ डबल कोट्स डाली है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या करेगी कि भाई जो हमारा डिफ़ॉल्ट सेपरेटर था, ये उस डिफ़ॉल्ट सेपरेटर को रिमूव कर देगी। और यहाँ हमारा देखो ए बी सी डायरेक्ट आ रहे हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। पहले वाले आउटपुट में क्या था, इनके बीच में स्पेस था, लेकिन दूसरे वाले आउटपुट में कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट सेपरेटर यहाँ से रिमूव कर दिया है। अगली है हमारी ये वाली स्टेटमेंट। यहाँ मैंने सेपरेटर क्या डाल दिया, कोमा डाल दिया। यहाँ देखो ये कोमा, तो मैंने अब इन वैल्यू के बीच में क्या सेपरेटर डाला है, कोमा। तो जब इनका आउटपुट ऐसे प्रिंट होके आएगा तो इनके बीच में अब क्या हो लगी होगी, कोमा लगी होगी। ठीक है, तो डिफॉल्ट सेपरेटर, अगर हम सेपरेटर ना भी डालेंगे तो डिफॉल्ट सेपरेटर हमारे पास क्या होता है, स्पेस होता है। और क्या है, अगर हम ऐसे ये डबल कोट्स लगाएंगे विदाउट कोई वैल्यू, विदाउट कोई स्पेस, तो हमारा डिफॉल्ट सेपरेटर रिमूव हो जाएगा। और अगर हम ऐसे कुछ वैल्यू डाल देंगे सेपरेटर की फॉर्म में, तो वही चीज़ों से हमारा क्या हो जाएंगे, वैल्यू सेपरेट हो जाएंगे। अब अगला है हमारे पास एंड, कि भाई एंड हमारा क्या होता है। अब देखो, एक स्टेटमेंट लिखी मैंने प्रिंट, और दूसरे में मैंने डाल दिया तनु, और उसके बाद दोबारा प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, मैंने डाल दिया यहाँ शर्मा। अब क्या हो रहा है, यहाँ देखो एंड में मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी। इसका क्या मतलब है, तनु लिखूंगी मैं, तनु को एंड किससे करूंगी, स्पेस से। तो मैंने यहाँ लिखा तनु और उसके बाद स्पेस लिख दिया। उसके बाद हमारी क्या होगी, नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी। समझ गए ये बात। अब यहाँ देखो, वहाँ हमारा डिफॉल्ट सेपरेटर क्या था, स्पेस था। यहाँ हमारा डिफॉल्ट एंड वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारी नेक्स्ट लाइन। डिफ़ॉल्ट हमारा होता है स्लैशन, हम इसको बोलेंगे नेक्स्ट लाइन के लिए जो यूज़ होता है। राइटिंग थोड़ी देख लेना, ये थोड़ी ठीक नहीं आ रही है। हाँ देखो भाई, तो हम यहाँ डिफ़ॉल्ट हमारा जो एंड वैल्यू है वो क्या होती है, हमारी स्लैश एन। देखो यहाँ मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट में मैंने लिखा तनु, यहाँ मैंने कोई एंड वैल्यू नहीं डाली। उसके बाद प्रिंट कर दिया शर्मा, तो तनु आउटपुट में हमारा क्या होगा, तनु प्रिंट होगा। और उसके बाद जो हमारा डिफॉल्ट सेपरेटर वो क्या लगेगा, नेक्स्ट लाइन, सॉरी डिफॉल्ट एंड वैल्यू, डिफॉल्ट एंड वैल्यू हमारी क्या लगेगी, स्लैश एन। और हमारा जो ये शर्मा है ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ एंड वैल्यू मैंने यहाँ स्पेस डाल दी, तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होने की बजाय यहाँ इनके बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। अब देखो, अब मैंने यहाँ लिखा तनु, यहाँ लिख दिया मैंने शर्मा, एंड में मैंने कुछ भी नहीं डाला। तो मतलब मैंने क्या कर दिया, यहाँ इनका जो डिफॉल्ट सेपरेटर था नेक्स्ट लाइन, मैंने वो क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। और अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, बिल्कुल एक दूसरे से ये एडजेसेंट आएंगे, इनमें कोई स्पेस नहीं होगा, ना ये क्या आएगा, ना ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो इससे मैं क्या कर रही हूँ, मेरा डिफॉल्ट जो एंड वैल्यू है उसको क्या कर रही हूँ, मैं रिमूव कर रही हूँ।
तो ऐसे क्या है, हमारे पाइथन में प्रिंट फंक्शन काम करता है। आपको याद क्या रखना है, इसका सिंटेक्स याद रखना है, कैसे हम इसको लिखेंगे, उसमें सेपरेटर क्या होता है और एंड वैल्यू क्या होती है, और सेपरेटर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो याद रखनी है और एंड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो याद रखनी है। तो यहाँ हमारा प्रिंट वाला फंक्शन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना। अब हम बात कर लेते हैं टाइप कन्वर्जन की, कि हमारे पास टाइप कन्वर्जन क्या होता है। टाइप कन्वर्जन क्या करता है, एक टाइप के डेटा को क्या कर देता है, दूसरे टाइप के डेटा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे मैंने स्ट्रिंग को कर दिया इंटीजर में, इंटीजर को कर दिया स्ट्रिंग में, फ्लोट में कर दिया। ऐसे अगर एक दूसरे में हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टाइप कन्वर्जन का यूज़ करते हैं। अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इनपुट फंक्शन क्या होता है, जो वैल्यू लेता है वो किसकी फॉर्म में लेता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है। अगर मेरे को वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में चाहिए तो मैं उस स्ट्रिंग को क्या करती हूँ, इंटीजर में कन्वर्ट करती हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था वो कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो वो कन्वर्ट हम कैसे करते हैं वो अब मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसे इसको कन्वर्ट करने के दो तरीके हमारे पास होते हैं। पहला है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, दूसरा है हमारे पास एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट को हम कोहर्सन भी बोलते हैं और एक्सप्लिसिट को हम क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इम्प्लिसिट क्या करता है, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो अपने आप कन्वर्ट कर देता है। लेकिन एक्सप्लिसिट में क्या होगा, जो कन्वर्जन है वो कौन करेगा, प्रोग्रामर करेगा। और ये कन्वर्जन हमारा फोर्सफुली होता है, किसके द्वारा किया जाता है, प्रोग्रामर्स के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो चलो देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को। देखो, जैसे हमारे पास, मैं आपको बताती हूँ, अगर मेरे एक इंटीजर वैल्यू है, दूसरी भी इंटीजर वैल्यू है, अगर हम दोनों इंटीजर वैल्यू को प्लस कर देते हैं तो हमारा आउटपुट किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। अगर वैसे ही हमारे पास दो इंटीजर वैल्यू हैं, सॉरी दो फ्लोट वैल्यू हैं, अगर मैं उन दोनों फ्लोट वैल्यू को ऐड कर दूं तो हमारा आउटपुट कैसा आएगा, फ्लोट में आएगा। अगर ये बात सोचो, अगर एक वैल्यू हमारे पास इनपुट है, मतलब इंटीजर है, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, फ्लोट है। अगर मैं अब इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो आप मेरे को ये बताओ कि इन दोनों का जो आउटपुट आएगा वो फ्लोट में आएगा या फिर इंटीजर में आएगा। वही केस यहाँ है कि भाई एक वैल्यू तो हमारी किस में है, इंटीजर में है, दूसरी वैल्यू हमारी किस में है, फ्लोट में है। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरा आंसर इंटीजर में आना चाहिए या फ्लोट में आना चाहिए, ये कंफ्यूजन है। तो यहाँ इस केस में क्या कर देता है, आंसर तो या तो इंटीजर में आ सकता है या फिर फ्लोट में, दोनों तो आ नहीं सकते। तो हमारा इंटरप्रेटर क्या करता है पाइथन का, वो कन्वर्ट कर देता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है, जो लोअर साइज का डेटा टाइप होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वाइडर साइज के, लार्जर साइज के डेटा टाइप में। तो इंटीजर हमारा कैसा है, यहाँ लोअर साइज का डेटा टाइप है, फ्लोट हमारा थोड़ा इससे हाइयर है, तो ये इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में कर देगा। हमारा आंसर किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। तो ये जो कन्वर्जन हुआ है हमने तो कहीं किया नहीं, हमारे कोड में आप देख सकते हो। तो ये कन्वर्जन किसने किया है, ये कन्वर्जन हमारे पाइथन के इंटरप्रेटर ने किया है, ऑटोमेटिकली ये हमारा कन्वर्जन हुआ है। इसीलिए हम इस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। तो देखो, डन ऑटोमेटिकली बाय पाइथन, ये बात हो गई। उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप प्रमोशन भी बोलते हैं। टाइप प्रमोशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोअर साइज के डेटा टाइप को किस में कन्वर्ट करता है, हायर में कन्वर्ट करता है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टाइप प्रमोशन बोलते हैं। क्या करेगा, लोअर साइज के डेटा टाइप को हायर साइज के डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। होप सो आपको ये बात समझ आ गई है। एक इसमें एक और फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि इसमें डेटा का लॉस नहीं होता। अब जैसे यहाँ 10 है, यहाँ 2.5 है, तो कोई डेटा लॉस नहीं हुआ, हमारा डायरेक्ट यहाँ 2.5 आ गया। अब मान लो हमें क्या करना होता, हम फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करते, तो हमारा यहाँ 12 आता, खाली 12 आता तो ये हमारा 5 वेस्ट हो जाता, तो ये हमारा लॉस होता और हमारा यहाँ क्या हो जाता, डेटा का लॉस होता। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इम्प्लिसिट में हमारा कोई भी डेटा का लॉस नहीं होता। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, या फिर इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग।
इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, कैसे हम टाइप कास्टिंग करते हैं। एक तो यहाँ देखो, ये हमारी कैसी होती है, फोर्सफुली होती है। कौन करता है, प्रोग्रामर करता है। उसके बाद इसमें रिस्क रहता है किसका, इंफॉर्मेशन के लॉस होने का। क्यों, अब देखो एक हमारे पास है इंटीजर, यहाँ मान लो ये चीज़ है 10 है और यहाँ 2.5 है। अब मेरे को क्या करना है कि किसी भी फ्लोटिंग वैल्यू को मेरे को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। मान लिया हमारे पास क्या है, 1.5 है, ये है हमारे पास फ्लोट वैल्यू। मेरे को क्या करना है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इंटीजर में जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ 1 बन के। तो इसका ये 0.5 है, ये तो हमारा लॉस हो गया। तो हो गई ना यहाँ इंफॉर्मेशन लॉस। तो ये इसकी क्या है, एक ड्रॉबैक है कि यहाँ हमारी क्या हो जाती है, इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है। कन्वर्जन तो हमारा हो जाता है। ठीक है, अब ये देखो ये काम कैसे करता है। अब यहाँ लिया हमने 10, ठीक है, 10 हमारा क्या है, एक इंटीजर है। लेकिन यहाँ हमने इसको किस में लिखा है, डबल कोट्स में लिखा है। डबल कोट्स में है तो ये हमारा यहाँ क्या है, एक स्ट्रिंग है, या हम इसको कह सकते हैं ये हमारा एक कैरेक्टर है। तो इसको अगर मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, देखो ऐसे, अगर मेरे को किसी चीज़ को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ वो डाटा टाइप लिखूँगी, वो डेटा टाइप जिसमें मेरे को कन्वर्ट करना है। मान लिया मेरे को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद मेरी यहाँ क्या लगेंगी, सर्कुलर ब्रैकेट लगाई मैंने। ये हमारा एक फंक्शन बन गया कि ये फंक्शन क्या करेगा, हमारा किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। किस वैल्यू को करेगा, इस वैल्यू को जो मैं यहाँ लिखूंगी। मान लिया मैंने यहाँ लिख दिया ए, तो ये जो ए वैल्यू है ये ए को किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। ऐसे ही अगर मेरे को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ फ्लोट लिखती। अगर मेरे को यहाँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ str लिखती। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा क्या होता है, यहाँ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। देखो जैसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं ये लिखूंगी, ये इस x को किस में कन्वर्ट कर देगा, इंट में। अगर मेरे को फ्लोट में करना है तो मैं ये लिखूंगी, कैरेक्टर में करना है तो ये मैं ये लिखूंगी। ठीक है, स्ट्रिंग में करना है तो मैं क्या लिखूंगी, ये फंक्शन लिखूंगी। अगर मेरे पास कोई भी कैरेक्टर वैल्यू है, अगर मेरे को उसको एस्काई में लिखना है तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, ORD फंक्शन का यूज़ करूँगी। यहाँ से ये जो है, यहाँ से इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं ऑप्शन टाइप। आपके पास कोड लिखा होगा, आपको बताना है इसका आउटपुट क्या होगा। तो आपको तब पता चलेगा आउटपुट जब आपको पता होगा ORD फंक्शन क्या करते हैं और कैर फंक्शन हमारे पास क्या करते हैं। तो ये किसी भी वैल्यू को, अगर हमारे पास कोई एस्काई वैल्यू है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कैरेक्टर में। और ORD फंक्शन क्या करेगा, अगर हमारे पास कोई भी कैरेक्टर वैल्यू है तो उसकी एस्काई वैल्यू हमें रिटर्न करके देगा। तो यहाँ हमारा ये क्या हो रहा है, टाइप कन्वर्जन। तो इस तरीके से हमारा टाइप कन्वर्जन काम करता है, जिसके दो टाइप होते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट हमारा ऑटोमेटिकली होता है, कोई इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं होता, और एक्सप्लिसिट हमारा फोर्सफुली होता है और इसमें हमारा इन्फॉर्मेशन लॉस का रिस्क भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा टाइप कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बग्स की और एरर की। ये क्या होती हैं। अब देखो भाई, कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, हर किसी से गलतियां होती हैं, हर कोई मिस्टेक कर सकता है। तो प्रोग्रामर भी मिस्टेक कर सकता है जब वो कोई कोड लिखेगा। ठीक है, जब कोई प्रोग्रामर कोड लिख रहा है, कोड राइट कर रहा है, तो जब उससे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसी मिस्टेक को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, बग्स बोलते हैं। ठीक है, यही एरर और बग्स हमारी कितने टाइप की होती हैं, तीन टाइप की होती हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारी तीन टाइप की एरर होती है। पहली होती है हमारी सिंटैक्स एरर, दूसरी होती है हमारी सिमेंटिक एरर या फिर लॉजिकल एरर, और तीसरी होती है हमारी रन टाइम एरर। तो सिंटैक्स एरर क्या होती है, अगर हमने क्या है, हमारी जो स्टेटमेंट लिखी है उसी में हमने उसी के स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत कर दी, उसी के स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ करी है, मिस्टेक की है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर बोलते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा तनु, तनु लिखने के बाद यहाँ मैंने क्या लगाई, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू कर दी, और उसके बाद मैंने यहाँ क्या की, ये ब्रैकेट मैंने बंद नहीं की है। ठीक है, तो ये जो मैंने सर्कुलर ब्रैकेट यहाँ शुरू की है उसका मैंने एंड नहीं किया, एंड नहीं किया तो मेरा सिंटेक्स गलत हो गया, सिंटेक्स गलत हो गया तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। जब भी हमारी क्या सिंटेक्स एरर आती है तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल भी रन नहीं होगा, प्रोग्राम बिल्कुल भी रन नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखोगे।
ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी सिंटेक्स एरर है उस एरर को रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद ही हमारा क्या होगा, प्रोग्राम रन होगा। नेक्स्ट वन है हमारी लॉजिकल एरर या फिर सिमेंटिक एरर। लॉजिकल एरर कब आती है, जब हमने कोई लॉजिक गलत लगाया है, हमने अपने कोड में कोई फॉर्मूला ही गलत लगा दिया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर बोलते हैं। अब जैसे देखो, अब मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, ये एक्सप्रेशन लिखी, इसको मेरे को पता है कि इसका मेरा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा भाई, मेरे को पहले ही पता है इसका आंसर मेरा क्या आना है, 4 आना है। मैंने क्या लिखा, मैंने 2 4 लिखे हैं, इन 2 को मैं ऐड करूंगी और 2 से मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड करूंगी, तो मेरा आंसर 4 आना चाहिए। तो जैसे ही इसको डिवाइड किया, जैसे ही इसको ऐड किया, इसको मैंने फिर प्रिंट किया, तो मेरा आंसर तो यहाँ क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि क्या है, गलत है। क्यों आया वो 6, इसने क्या किया, पहले इस 4 को 2 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, और फिर उसमें क्या कर दिया, इस 4 को ऐड किया, तो जब इन दोनों को ऐड किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि मैंने देखा कि क्या है, गलत है। मेरा आंसर तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ये 6 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या लगाया है, लॉजिक गलत लगाया, मैंने मेरा फॉर्मूला ही गलत लिखा है। वो लिखना कैसे जाना चाहिए था, वो ऐसे लिखा जाना चाहिए था। कैसे, इन दोनों के बाद मैं क्या लगाऊंगी, ये हमारी सर्कुलर ब्रैकेट लगाऊंगी, सर्कुलर ब्रैकेट लगाऊंगी, तब ये पहले इन 2 4 को ऐड करेगा, फिर 2 से डिवाइड करेगा, तब जाके मेरा क्या 4 आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया था, लॉजिक ही गलत लगा दिया था, जिसकी वजह से मेरा आउटपुट गलत आ रहा था। इस लॉजिकल एरर में, सिमेंटिक एरर में हमारा प्रोग्राम तो रन हो जाता है, आउटपुट भी आ जाता है, लेकिन आउटपुट गलत होता है। सिंटेक्स में हमारा क्या होगा, इसमें हमारा प्रोग्राम ही रन नहीं होगा, इसमें प्रोग्राम तो रन हो जाएगा लेकिन हमारा आउटपुट गलत आ जाएगा। तो ये 2 शायद आपको समझ आ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर हमारा कैसे आता है, अब देखो, अगर मेरा सिंटेक्स भी ठीक है, मेरा लॉजिकल भी ठीक है, तब भी मेरा क्या है, तब भी मेरा प्रोग्राम अच्छे से रन नहीं हो रहा, तब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो वो क्यों नहीं हो रहा, वो रन टाइम एरर की वजह से नहीं होता। रन टाइम एरर में ये होता है कि सिंटेक्स भी ठीक है, लॉजिक भी हमने ठीक लगा रखा है, और फिर भी हमारा क्या है, प्रोग्राम रन नहीं हो रहा। तो वो किसकी वजह से होता है, रन टाइम एरर की वजह से। हम समझ जाएंगे कि वहाँ हमारी रन टाइम एरर है। जब ये रन टाइम एरर हमारी आती कब है, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, उसको रन कर रहे होते हैं, तब हमारी क्या आती है, रन टाइम एरर आती है। रन टाइम एरर हमारी कौन सी होती है, वो होती है डिवाइड बाय ज़ीरो, कि भाई अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो हमारी कौन सी एरर आती है, रन टाइम एरर आती है। जैसे मैंने यहाँ कर भी रखा है कि ए में मैंने 10 डाला और फिर उस 10 को मैं 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये होगा नहीं, हमारा प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारी रन टाइम एरर आ जाएगी, और उस रन टाइम एरर का क्या नाम होगा, हमारा डिवाइड बाय ज़ीरो एरर, ये वाली एरर होगी वो हमारी। तो ऐसी जो एरर आती है उनको हम क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखे हैं रन टाइम एरर के। एक हो गया जैसे हमारी वैल्यू एरर, की एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, मतलब कोई ऐसी फाइल का नाम मैंने अपने प्रोग्राम में डाल दिया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और फिर इंटरप्रेटर उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है रन टाइम पे, और जब वो उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो उसको मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं तो फिर रन टाइम एरर आएगी। ऐसे ही होती है हमारी टाइप एरर, फिर होती है हमारी इंडेक्स एरर, नेक्स्ट वन है मॉड्यूल नॉट फाउंड एंड मेमोरी नॉट फाउंड। तो इस टाइप की जो ये सारी एरर हैं, इनको हम बोलते हैं हमारी रन टाइम एरर। तो यहाँ हमारा जो है बग्स का, एरर का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। उसके साथ साथ जो जितने भी हमारे जो टॉपिक थे आज, टारगेट थे, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो होप सो आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आया है, कोई आपको परेशानी है, दिक्कत है, तो वो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूंगी या फिर समझा दूंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।